हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। इनको डिस्कस करेंगे। इसमें ह्यूमन लाइफ और एनवायरनमेंट का क्या इंटर रिलेशन होता है, देन इकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है। जो इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें बेसिक ये जानना है कि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर में डिफरेंस। देखिए, नेशनल पार्क जो होते हैं ये एक कंट्री के भीतर होते हैं, जबकि जो बायोस्फीयर होते हैं ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है। इंडिया में जो नेशनल पार्क हैं इनकी संख्या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 103 है। और अगर आप करंट में जाएंगे तो इनकी संख्या 106। और जो वहीं पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिसे हम वन्य जीव अधिनियम कह देते हैं, इनकी संख्या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो बन जाती है 563। और वैसे अगर करंट अफेयर के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ये बन जाती है 568। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर, इंडिया में जो बायोस्फीयर हैं इनकी संख्या टोटल 18 है। और हम बायोस्फीयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क के साथ में, प्लस यहाँ पर जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, नेशनल पार्क बात होती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में आज जिम कॉर्बेट के नाम से ना होकर उसे हम नाम देते हैं रामगंगा नेशनल पार्क। उसका पहले नाम हुआ करता था जो हेली नेशनल पार्क है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था, आज उसे रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं। ये 1936 में बना था, 1936 में, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद में इंडिया में क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा ना बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ जिसे हम स्टॉकहोम समिट। स्टॉकहोम समिट 1972 में हुआ। स्टॉकहोम ये एक कैपिटल है स्वीडन की, स्वीडन की कैपिटल है। और यहाँ पर दुनिया के जो कंट्री है इन्होंने सभी ने एक आवाज़ उठाई कि इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो वाइल्ड लाइफ है उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉकहोम समिट में ये बात सामने निकल कर आई थी। एक तो एजेंडा ये तैयार किया था कि दुनिया के कंट्री अपने यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। इंडिया भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करने गया और इंडिया ने उसी के आधार पर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 लॉन्च किया, 1972 का जो वन्य अधिनियम है। और उसके बाद में इसमें स्टॉकहोम समिट में ये लिखा हुआ था कि आफ्टर 20 ईयर, 20 साल पश्चात एक दूसरा समिट आएगा जो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए तरह तरह के इफर्ट करेगा। तो अगर 1972 में हम 20 ईयर ऐड कर देंगे तो फिर आप 1992 आ जाएगा। और 1992 को आप सब जानते हैं अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। अर्थ समिट 1992 में हुआ। इसे रियो समिट भी कह देते हैं, इसे एजेंडा 21 भी कहते हैं, जो एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो इसे रियो समिट के नाम से जाना गया। बट एजेंडा 21 इसलिए नाम दिया गया बिकॉज 21st सेंचुरी के लिए एजेंडा तैयार हुआ था। यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस था, एनवायरमेंटल जो डेवलपमेंट एक संस्था है ये, यूएनसीईडी की चेयरमैनशिप में अर्थ समिट 1992 का हुआ ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और इसकी थीम रखी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट उससे पहले आपको थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया, और दुनिया में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो एक डेफिनेशन है उसको परिभाषित करने वाला कौन व्यक्ति था, किसकी रिपोर्ट थी। लेकिन 1972 में स्टॉकहोम समिट हो गया, तो इंडिया ने उसी के आधार पर 1972 का वाइल्ड लाइफ एक्ट लॉन्च कर दिया, 1972 का वन्य जीव अधिनियम। उसके बाद में इंडिया ने देखा कि टाइगर्स जो हैं इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, तो इंडिया ने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 1973 का। टाइगर प्रोजेक्ट होने के बाद में इंडिया में जो चंबल रिवर है वहाँ पर बड़ी मात्रा में क्रोकोडाइल रहते हैं।
क्रोकोडाइल की पोचिंग भी होने लगी थी, शिकार भी होने लगा था। उनके जो एग्स हैं, वहाँ के जो लोकल ट्राइब है, वो उनको या तो फोड़ दिया करती थी, मतलब रिवर बैंक पर वो जो क्रोकोडाइल होते हैं अपने एग्स को लाकर वहाँ पे रखते हैं, तो उनको ख़त्म कर दिया करते थे। उनकी जो चेन है वो टूटती जा रही थी। तो सरकार ने क्या है, वो एक फूड चेन का पार्ट है क्रोकोडाइल भी, उसे बचाने के लिए क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट लॉन्च किया 1975 में। उसके बाद में इंडिया भी इंटरनेशनल लेवल पर जितने कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं एनवायरनमेंट, उनमें पार्टिसिपेट कर रहा है, प्लस इंडिया में भी अलग अलग से एक्ट लाए जा रहे हैं। तो इंडिया में तो 1975 का क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट आया। उस साइड में वहाँ पे तैयारियां हो रही थी, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर जो एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर है, उसमें ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर को बड़े पैमाने पर डिफ्लीट के एग्जाम्पल आ रहे थे कि उसको क्षति पहुंच रही है, ओजोन हॉल हो चुका है। 1985 में ब्रिटिश साइंटिस्ट ने पहली बार डिस्कवरी की कि एक ओजोन हॉल हो गया अंटार्कटिका पर। उसके बाद में इसको रिकवर करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर यूएन की ओर से प्रोटोकॉल बुलाया, कनाडा का सिटी मॉन्ट्रियल। तो उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, जो 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी रिलेटेड है अपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है, बिकॉज इसमें ओजोन लेयर को लेकर डिस्कशन हुआ था, 1987 में हुआ। तो एक साइड में ये ओजोन लेयर को लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो रहा था। उसी टाइम पर 1987 में एक रिपोर्ट आई थी, जिसको आप नाम जानते हो तो, ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट। ब्रुटलैंड क्या थे, अपने आप में एक साइंटिस्ट हैं ये। तो इनकी रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर कहते हैं, ब्रुटलैंड कमीशन, ब्रुटलैंड कमीशन। ये 1987 में आया था, 1987 में ब्रुटलैंड जो आयोग था, इसकी रिपोर्ट को कहते हैं आवर कॉमन फ्यूचर। जो इसकी रिपोर्ट थी, रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। इसी रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जो आई थी, इसी में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन किया गया था। सतत विकास या सतत पोषणीय विकास या टिकाऊ विकास, ऐसे नाम देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। एक ऐसा विकास जो अपकमिंग जनरेशन को ध्यान में रखकर किया जाता है। रिसोर्स ऐसे अपनाए जाते हैं, रिसोर्स को ऐसे यूज़ किया जाता है कि उनके यूज से ज़्यादा पॉल्यूशन भी ना हो और आने वाली जनरेशन को दिक्कतें भी फेस ना करनी पड़े। उसी को बोलते हैं सतत विकास। कॉन्टिन्यूसली चलने वाला जो डेवलपमेंट हो, वो सतत विकास कहा गया। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो आपके यहाँ पर एक डिफाइन किया जा रहा है अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में, इसको थीम के रूप में प्रयोग किया जाएगा अर्थ समिट 1992, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसे रियो समिट भी कह देते हैं। इसमें भी लिखा हुआ था कि आफ्टर 20 ईयर एक नई एक सम्मेलन आएगा और अर्थ के जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तरह तरह के इफ़र्ट किए जाएंगे। तो 2012 मतलब 1992, 1992 प्लस 20 अगर ऐड कर देंगे आप, तो 2012 आता है, और वो रियो सेकंड के नाम से जाना जाता है, जिसे हम रियो सेकंड सम्मेलन के नाम से जानते हैं। उसमें भी एनवायरनमेंट को, देन ग्लोबल वार्मिंग को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर चर्चाएं हुई। बट उससे पहले इंडिया में कुछ जो एनिमल्स हैं उनकी पोचिंग बड़े पैमाने पर हो रही थी। फॉर एग्जांपल, इंडिया में जो एलिफेंट है, इनके शिकार बड़े पैमाने पर हो रहे थे। तो इनको बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, एलिफेंट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया 1992 में। उससे पहले इंडिया की गवर्नमेंट इंडियन एनवायरमेंटल एक्ट पास कर चुकी है 1986 में, इंडियन एनवायरमेंटल एक्ट 1986। देन उसके बाद इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो 1988 में आएगी। एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो सबको लिंक करके चलना पड़ेगा। देखो, ये एनवायरनमेंट क्या है, आपको ऐसा नहीं कि मैं फैक्ट यहाँ पर लिखवा दूँ और तुम रट लो। पहले माइंड को फ्रेम करो, तैयार करो, उसको ड्राफ्ट बनाओ कि कहाँ कहाँ से लिंक करके इनको कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद में एक मैप पर
नेशनल पार्क की लिस्ट याद कर लेंगे तो उससे आपको दिक्कतें नहीं होंगी। तो यहाँ पर क्या है, 1988 में पहली बार इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई, जो राष्ट्र की वन नीति, प्रथम वन नीति। इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर इंडिया में डिसाइड किया गया कि 33% पर फॉरेस्ट एरिया रिजर्व होना चाहिए, बट अभी तक 33% है नहीं। अभी हाल ही में फॉरेस्ट पॉलिसी की रिपोर्ट आई है, जो अलग अलग आपके लॉन्च होती रहती है। तो इसमें जो डेंसली फॉरेस्ट है, हाईली फॉरेस्ट है, मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आया है। उसके बाद में फिर 1992 के बाद जो राइनो हैं, देखिए राइनो जो होते हैं, जो वन हॉर्न राइनो है, एक सींग वाला जो गैंडा है, ये कई जगह पाया जाता है। अफ्रीका में भी है, इंडिया के काजीरंगा में भी है, बट इंडिया में जो काजीरंगा है वहाँ पे वन हॉर्न जो राइनो होता है, उसकी विशेषता ये है कि जैसे उसका जो हॉर्न होता है इस आधार पे, तो उसके ना एक और भी हॉर्न होता है, मतलब डबल हॉर्न होते हैं उसके। तो ये हॉर्न जो डबल हॉर्न है, मतलब एक तो बिग है, एक इसमें स्मॉल। तो वो हॉर्न के जो आपके राइनो मिलेंगे ओनली इंडिया के काजीरंगा में मिलते हैं। इसको क्या IUCN, जो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फ्लोरा एंड फौना की जो स्पीसीज को रेड लिस्ट जारी करती है, तो उसमें क्रिटिकल एंडेंजर्ड के रूप में रखा गया है। उसकी कई लिस्ट होती हैं, जैसे वल्नरेबल होती है, जो एक संकटापन, मतलब बॉर्डर पे आ चुकी है, उसको सुभेद्य प्रजाति कहते हैं, वल्नरेबल जो स्पीसीज होती है। उसके बाद में आती है जो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज, को हम विलुप्त प्रजाति कहते हैं। फिर एक क्रिटिकल एंडेंजर्ड होता है, जिसको हम संकटापन विलुप्त प्रजाति कहते हैं। और एक होता है जो एक्सटिंक्ट है, लुप्त प्रजाति। ऐसे ये 3-4 लिस्ट होती है। उसमें अलग अलग कैटेगरी में स्पीसीज को रखा जाता है, फ्लोरा को भी रखा जाता है, फौना को भी रखा जाता है, प्राणी जात को भी और वनस्पति जात को भी। तो हम 1992 के उस पर डिस्कस कर रहे थे, और 1992 में क्या है, एक एलिफेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। तो एक साइड में इंटरनेशनल लेवल पर रियो समिट हो रहा था ब्राज़ील के रियो शहर में। आप सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो बायोडाइवर्सिटी जोन है वो अमेज़न है, जो ब्राज़ील के मैक्सिमम पार्ट पर फैला हुआ है। उसके बाद में इंडिया में जब राइनो को लेकर दिक्कतें बढ़ी और पता चला कि इनका जो एक संख्या है मतलब घटती जा रही है, तो भारत सरकार ने राइनो प्रोजेक्ट लॉन्च किया 2000। तो ये मैंने जो फ्रेम आपको बताने का ट्राई किया है। इसके बाद में एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस बहुत सारे हुए हैं, जैसे रामसर कन्वेंशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 फरवरी 1971 को हुआ। रामसर ईरान में एक प्लेस है। इंटरनेशनल लेवल पर वेटलैंड को रिजर्व प्रोटेक्ट करने की एडवोकेसी करता है जो रामसर कन्वेंशन। तो इंडिया में भी रामसर साइट 75 है। तो उसके हिसाब से आपको रामसर साइट भी पढ़नी होती है। करंट अफेयर में खूब आता है कि रिसेंटली ये न्यू रामसर साइट इंक्लूड की गई है, अभी तक तो 75 है। और अगर कोई नई साइट आती है तो उसको करंट अफेयर में आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल का आपने नाम सुना होगा। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ। उसमें डिस्कशन हुआ कि कार्बन ट्रेडिंग जो टर्म है वो निकल कर आया। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि 2 कंट्री हैं, जैसे उन्हें क्या एक डेटा दिया जाता है, मतलब एक लिमिट दी जाती है कि तुम्हें इतने से ज़्यादा कार्बन एमिट नहीं करना है। उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर उसमें दिक्कतें बढ़ती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर एनर्जी को, रिसोर्स को लेकर उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं, तो क्योटो प्रोटोकॉल बहुत चर्चा में बना। देन आप COP के नाम जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो COP क्या है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFC जो है, ये COP हर साल आता है। दुनिया के जो देश हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, वैश्विक तापन को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। उसमें इंडिया भी है, देन आपके अदर कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ पर पार्टिसिपेट होते हैं। तो COP जो है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर में ये आपको पढ़ना पड़ता है और जानना पड़ता है कि रिसेंटली COP कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ है। UNFCCC ही इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। तो इंडिया में जो नेशनल पार्क हैं, मैं दोबारा से अपने पॉइंट पर आता हूँ। नेशनल पार्क हैं, इनकी संख्या 106 है करंट में। NCERT कहता है 103 है, अपडेटेड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 563 हैं और अपडेटेड हैं 567। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो नेशनल पार्क हैं लगभग वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। तो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है,
फिर उत्तराखंड में 2 नेशनल पार्क और हैं वहीं पर, नंदा देवी और राजाजी नेशनल। 3 ये नेशनल पार्क हैं जो उत्तराखंड में लोकेटेड हैं, और जिम कॉर्बेट टाइगर प्रोजेक्ट है। और मैं आपको बता चुका हूँ टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च हुआ था। हर साल टाइगर्स को लेकर गणना तो नहीं होती है, लेकिन जो सेंसस होता है, एनिमल सेंसस, वो 5 साल बाद होता है। तो जब टाइगर्स के लिए सेंसस करवाया जाता है तो टाइगर्स इंडिया में पहले थे, मतलब 2022 से पहले 2967, 2967। बट प्रेजेंट में ये 3167 हो चुके हैं, मतलब 200 टाइगर और बढ़े हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहीं पर एग्जिस्ट करते हैं तो वो इंडिया कंट्री। लगभग पूरे वर्ल्ड के 75% टाइगर इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो 3 नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। अगर थोड़ा सा आप नॉर्थ की ओर पर आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा, हिमाचल प्रदेश कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर याद दिलाता चलूँ, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है एक बायोस्फीयर भी है, और मैंने आपको बताया बायोस्फीयर क्या इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है। तो नंदा देवी एक बायोस्फीयर भी, एक नेशनल पार्क भी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। वैसे ही जैसे आप चलते हैं अब आगे हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर आपको कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क मिलता है। कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और एक बायोस्फीयर भी है। जैसे ही आप नॉर्थ में चलेंगे और तो वहाँ लद्दाख मिलेगा। लद्दाख में आपको हेमिस नेशनल पार्क मिलेगा, और हेमिस जो नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया वाइज, और हाई ऑल्टीट्यूड मतलब सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ है। हेमिस जो नेशनल पार्क है, थोड़ा सा आप वेस्ट की ओर चलेंगे तो वहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा, और जम्मू कश्मीर में आपको डाचीगम नेशनल पार्क ये देखने को मिलेगा, जहाँ पर कश्मीरी बारासींगा और जो हंगुल हिरण होता है ये देखने को मिलता है। हंगुल हिरण और जो कश्मीरी बारासींगा है, अब इसको टाइगर प्रोजेक्ट भी बना दिया गया है। उसके बाद में जैसे ही हम थोड़ा सा अब नीचे की ओर आते हैं तो पंजाब को आप छोड़ दें, फिर राजस्थान में आ जाएंगे। राजस्थान में आपको एक तो लेटेस्ट जो नेशनल पार्क बना है उसका नाम है रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है। कोल्ड डेजर्ट सॉरी हॉट डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसे थार डेजर्ट कह देते हैं, तो डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, कैमल के लिए फेमस है। रणथंबोर बहुत फेमस है जो नेशनल पार्क है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पर लोकेटेड है। सरिस्का नेशनल पार्क है अलवर में लोकेटेड है, ये भी टाइगर रिजर्व है। उसके बाद में अब थोड़ा सा आप एमपी की ओर आएंगे तो एमपी क्या है, एमपी को तो टाइगर स्टेट ही कहते हैं, मतलब उसमें अच्छे खासे नेशनल पार्क हैं। ये पन्ना टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, देन पचमढ़ी टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, देन पेंच टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 2 बायोस्फीयर भी हैं, एक पचमढ़ी है, एक पन्ना है, प्रॉपर ये बायोस्फीयर हैं। और जैसे आप थोड़ा सा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर की ओर चलेंगे तो आपको वहाँ पर एक बायोस्फीयर और सुनने को मिलता है जिसको अचानकमार या अमरकंटक कह देते हैं। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। उसके बाद में थोड़ा सा अब मध्य प्रदेश से आप छत्तीसगढ़ की ओर चलेंगे तो छत्तीसगढ़ में आपको एक गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व मिलता है। इंद्रावती नेशनल पार्क ये भी छत्तीसगढ़ में है। थोड़ा छत्तीसगढ़ से नॉर्थ की ओर चलेंगे तो वहाँ पर उड़ीसा मिलेगा। उड़ीसा में आपको एक सिमलीपाल नेशनल पार्क मिलेगा। सिमलीपाल एक बायोस्फीयर भी है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये देखने को मिलेगा। वहीं पर एक भितरकनिका है, मतलब जो वहाँ पे टर्टल होते हैं ये अपने एग देते हैं वहाँ पर, मतलब जो ये कछुआ होते हैं रेप्टाइल्स के लिए भितरकनिका जाना जाता है। अब जैसे ही आप चलेंगे वेस्ट बंगाल की ओर, उड़ीसा से नॉर्थ में वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में आपको 2 नेशनल पार्क तो बहुत ही चर्चा में बनते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, बंगाल टाइगर जो इंडिया का एक नेशनल एनिमल है, और उसके नॉर्थ की ओर चलेंगे तो बुक्सा नेशनल पार्क है। बुक्सा नेशनल पार्क थोड़ा सा यूपी की ओर आएंगे, बिहार को मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, यूपी की ओर आएंगे तो आपको वहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क मिलेगा। और दुधवा नेशनल पार्क साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस, मतलब माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं ये। जैसे आप 9th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर 5 में पढ़ते हो तो उसमें फ्लैमिंगो माइग्रेंट बर्ड्स हैं, साइबेरियन क्रेन है ये भी माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं,
कैवला देवघाना बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान में है, वहाँ पर साइबेरियन बर्ड्स स्टे करते हैं आकर, तो ये भी माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं। उसके बाद में जैसे ही अब थोड़ा-सा आप मध्य प्रदेश से सॉरी वेस्ट बंगाल से असम की ओर चलेंगे, तो असम में आपको 3 नेशनल पार्क मिलेंगे। मानस, काज़ीरंगा और डिब्रू-सायखोवा, ये 3 नेशनल पार्क हैं वहाँ पर। तीनों के तीनों अगर देखा जाए तो एक प्रकार से राइनो के लिए फेमस, लेकिन ज़्यादा जो पॉपुलर है वो काज़ीरंगा और मानस है। डिब्रू-सायखोवा एक बायोस्फीयर भी है, मानस एक बायोस्फीयर भी है। असम से थोड़ा-सा नॉर्थ की ओर देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट की ओर, तो आपको सिक्किम नज़र आएगा। सिक्किम में खोंचनजंगा, जो एक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक बायोस्फीयर, वहाँ वो आपको मिलेगा। उसके बाद में अब थोड़ा-सा असम से साउथ की ओर आओ, मेघालय मिलेगा। मेघालय में आपको नोक्रेक नेशनल पार्क मिलता है। नोक्रेक जो नेशनल पार्क है, नोक्रेक एक बायोस्फीयर। उसके बाद में आप असम से सीधा चलो मणिपुर की ओर। मणिपुर में सबसे फेमस झील है लोकटक लेक। लोकटक लेक में ही आपको कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मिलता है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, तो ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में जैसे आप साउथ की ओर जाओगे मणिपुर के, तो मिजोरम मिलेगा। मिजोरम में डंपा नेशनल पार्क है। उसके बाद में जैसे आप थोड़ा सा मिजोरम से नॉर्थ में मणिपुर, मणिपुर से नॉर्थ में नागालैंड, नागालैंड के नॉर्थ में मिल जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको पंखुड़ी मिलेगा, पंखुड़ी नेशनल पार्क है। देन वहीं पर आपको नामदफा नेशनल पार्क है, ये देखने को मिलेगा। मतलब ये जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, ये मैप के आधार पर फ्रेम करो और उनको मैपिंग करो, तभी जाकर आपको याद होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रट लो, ट्रिक बना लो। देखो ट्रिक बनाने के लिए ये सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स हैं, और देन आपके रील्स हैं इंस्टाग्राम पर, जगह जगह बनाई जा रही है। मतलब मैं जैसे एक सुन रहा था, तो एक स्टूडेंट बोलता है कि मैंने गंगा की सहायक नदियाँ याद की हैं। तो मैं बोला कि कैसे याद की हैं? तो उसने बताया कि सर मैंने ट्रिक बनाई है उनकी। मैं बोला कैसी ट्रिक बनाई है? उसने एक ऐसी ट्रिक बनाई, गाने को आधार बनाया कि हम तुम्हें इतना याद करेंगे, हिचकियाँ नहीं, अब दिल के दौरे पड़ेंगे। तो ऐसे जो ये ट्रिक बनाते हैं, ये टेम्परेरी ठीक होता है, बट कई बार ये क्या है, भारी पड़ जाता है एग्ज़ाम में। इसलिए समझदार होना बहुत ज़रूरी है। रटने से कोई भी जो सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं होता। ज्योग्राफी क्या है, अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है। दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो ज्योग्राफी से ही निकल कर आए, क्योंकि सबसे पहले अर्थ का ओरिजिन हुआ है, उसके बाद में अदर सब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं। भूगोल ही पहले बना है, उसके बाद में ही आपके इतिहास है, या फिर आपके अर्थशास्त्र है, या पॉलिटिकल साइंस है। अदर साइंस जो जनरल साइंस के पार्ट हैं, जितने भी पार्ट हैं वो धरती के बनने के बाद ही आए। और आप पढ़ ही ज्योग्राफी कर रहे हो, जिसको हम स्टडी ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो पृथ्वी को समझना ज़रूरी है, और पृथ्वी को समझने के लिए आपको थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आना ज़रूरी है, बिकॉज पूरी की पूरी जियोमेट्री अर्थ पर बेस्ड है। जब तक आपको जियोमेट्री समझनी है, तो आपको अर्थ को समझना पड़ेगा। टाइम को कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पर भी आपको क्या है, ज्योग्राफी में मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। इवन एस्ट्रोलॉजी जो होता है, वो एस्ट्रोनॉमी से ही ओरिजिन हुआ है। मतलब बोथ आर को रिलेटेड। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी बोथ आर साइंटिफिक कंसेप्ट। जबकि आजकल के क्या है, जितने भी जादुई बाबा बैठे हुए हैं, जितने भी तांत्रिक हैं, एस्ट्रोलॉजी को उन्होंने बदनाम किया है। रियल में एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक है, ज्योतिषी एक वैज्ञानिक धारणा है। जबकि वही बात है कि अब सोसाइटी में चल रहा है भाई, आपके जो जैसे जिसका पेट भर रहा है, कोई आपके साधु बन गया, कोई बाबा बना बैठा है, और अपना एक सोसाइटी में अपना मठ बनाए बैठा है। जबकि सच्चाई यह है कि उनको एस्ट्रोलॉजी का 0% ज्ञान नहीं होता। कुछ बातें कॉमन होती हैं सोसाइटी में, अगर किसी को 50 बातें कॉमन बता दें, तो वो कॉमन पूरी सोसाइटी में कॉमन ही मिलेंगी। इस आधार पर ब्रेन वॉश किया जाता है, और वहाँ पर क्या उनके भक्तगण इतने जुड़ जाते हैं कि आप समझ सकते हो कि इंडिया में कितने बड़े पैमाने पर भीड़ चाल होती है। मतलब वहाँ पर क्या है, एक जो जेन्युइन पर्सन होता है ना, वो अकेला खड़ा रह जाता है, लेकिन बेवकूफ़ जो है आपके महफिल लूट ले जाते हैं। ये इंडिया में चल रहा है, ट्रेंड है ये। तो इसको तुम्हें समझना पड़ेगा अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है। अगर तुम्हें ज्योग्राफी से नेट जेआरएफ करना है, या फिर ज्योग्राफी से पीजीटी आपको करना है, ज्योग्राफी से नेट क्वालिफाई करना है, या फिर यूपीएससी के लिए आपको मेंस लिखना है, सबसे पहले ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, उसमें
टर्मिनोलॉजी आती है पहले, देन आफ्टर वो सब्जेक्ट बनते हैं आगे चलकर। इकोलॉजी एक टर्मिनोलॉजी है ज्योग्राफी में, बट उसे क्या है आगे चलकर ग्रेजुएशन एमए में क्या है उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्लाइमेटोलॉजी 12th तक आप टर्म के फॉर्म में पढ़ रहे हो, बट उसके आगे चल के क्या है एमए में या फिर ग्रेजुएशन में अगर आप ज्योग्राफी लेते हो वहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है। ओशिनियोग्राफी समुद्र विज्ञान जिसको कहते हैं, ये टर्म होता है 12th तक। जबकि आप जैसे ही एमए करते हो तो ओशिनियोग्राफी का आपका एक पेपर होता है, सब्जेक्ट है पूरा। तो ये क्या है आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे जितने भी धर्म हैं, कई बार आप देखेंगे ईरान इराक कुवैत में लड़ाई है, उसमें लड़ाई की वजह क्या है, धर्म नहीं है, ज्योग्राफी है वहाँ पर। जैसे ये मार्कर है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपके जैग्रोस माउंटेन का तुमने नाम सुना हो, तो यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे इराक है, यहाँ पे कुवैत है। दोनों के तीनों कंट्री के नीचे क्या है फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो ईरान क्या करता है, ईरान के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम ड्रिलिंग यहाँ करो तो पूरा ऑयल क्या है आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन इराक यहाँ तक फैला हुआ उसके साउथ में है। इराक के वैज्ञानिकों ने कहा कि तुम ड्रिलिंग यहाँ पे करो तो पूरा ऑयल तुम्हारे पास आएगा। इन दोनों से सीख ले कि कुवैत नीचे बैठा हुआ है, उसने ड्रिलिंग नीचे कर ली तो पूरा ऑयल क्या कुवैत खींच रहा है। तो इराक ने क्या है आपके इसका विरोध किया और सद्दाम हुसैन जैसे पुराना नक्शा लेकर आए, बोले तुम कौन सा अलग हो, तुम ही तो हमारे आपके पूर्वज हो। तो उसका नक्शा खत्म कर दिया, मैप खत्म कर दिया कुवैत का। बाद में फिर क्या हुआ, कुवैत चला गया यूएस के पास। यूएस ने क्या किया, गल्फ वॉर करवा दिया, मतलब उसको वहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, क्योंकि कुवैत क्या है एक क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा सोर्स है और अमेरिका को ऐसा ही कोई चाहिए था जिससे उसको सस्ते दाम पर कच्चा तेल मिल सके। तो ये ज्योग्राफी की लड़ाई है, भौगोलिक लड़ाई है। उसको जोड़ा किससे, धर्म से। सिया सुन्नी की केस आ जाते हैं, अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहाँ पे एक डिप्लोमेसी को फॉलो करते हैं। मतलब बहुत सारे थॉट ऐसे हैं जहाँ पर मैं आपको ज्योग्राफी से लिंक करके आपको समझा सकता हूँ। एंड दूसरा पॉइंट, आप कई बार जैसे सोशल इम्प्लीकेशन है, उसमें कई बार स्टूडेंट क्या है उसको सोशियोलॉजी से जोड़ देते हैं, बट सोशल इम्प्लीकेशन किस पे अप्लाई होता है, ज्योग्राफी पे होता है। मतलब बहुत सारे आपको टॉपिक ऐसे मिलेंगे। जैसे दुनिया में कहते हैं कि इस्लाम, जैसे आप इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम में कहते हैं जो नॉन वेज है वो खाना अलाउ है और ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है। देखिए इस बात को धर्म नहीं कहता, इस बात को वहाँ का ज्योग्राफी कहता है। सऊदी अरब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं है। जब वहाँ पर नदी नहीं है तो कृषि कहाँ से होगी, कृषि नहीं होगी तो व्यक्ति पेट कहाँ से भरेगा, जीव जंतु को खाकर ही भरेगा ना। तो एग्रीकल्चर नहीं होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर व्यक्ति क्या करेगा, नॉन वेज पर ही आएगा। जापान में एग्रीकल्चर नहीं होता, उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरी लाइफ आपके फिश पर डिपेंड होती है। तो ये सारी की सारी बातें जो है, व्यक्ति ने धर्म को क्या है एक ऐसे यूज किया है अफीम की तरह और बेवकूफ़ बनाया धर्म का सहारा लेकर। सच्चाई यह है कि अगर कोई व्यक्ति सत्ता में आकर धर्म की बात कर रहा है तो इसका मतलब है तुम्हें बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना रहा है। अगर दुनिया में तुम्हें अवेयरनेस जगानी है, अवेयरनेस लेकर आनी है, तो एजुकेशन को एज ए वेपन के रूप में प्रयोग करना पड़ेगा। तो नेशनल पार्क एनवायरनमेंट को हम पढ़ रहे थे। उसके बाद में अगर आप साउथ की ओर चलेंगे तो आपको महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क मिलता है। कर्नाटका में जाओगे तो बांदीपुर नेशनल पार्क मिलेगा, नागरहोल नेशनल पार्क है। उसके साउथ में चलो आप तो आपको केरला में आपको पेरियार नेशनल पार्क, अगस्तामाला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और इन दोनों के बॉर्डर पर केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर अगस्तामलाई जो बायोस्फीयर है ये भी मिलेगा। और फिर 3 स्टेट के बॉर्डर पर, मतलब कर्नाटका, देन तमिलनाडु, देन केरला, इनके बॉर्डर पर आपको यहाँ मिलेगा जो नीलगिरी बायोस्फीयर है, सबसे पहले बना और सबसे पुराना है ये। उसके बाद में जैसे आप तमिलनाडु की ओर जाते हो तो तमिलनाडु में साउथ में आपको मन्नार बायोस्फीयर मिलेगा, जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर है इंडिया का। इंटरनेशनल प्रोग्राम मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो मन्नार बायोस्फीयर क्या श्रीलंका तक फैला हुआ है। ये सबसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनेशनल प्रोग्राम में कौन सा पार्ट कंसीडर होता है, तो उसमें नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर है, और एक टर्म और उसमें जोड़ देते हैं या ऑल ऑफ द अबव जोड़ देते हैं, तो इसमें बायोस्फीयर इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है। नेशनल पार्क तो ऑलरेडी नेशन से जुड़ा हुआ है, तो वो एक कंट्री की टेरिटरी के भीतर होता है। तो तमिलनाडु में आपको ये मन्नार बायोस्फीयर, उसके बाद में फिर जैसे ही आप आंध्र प्रदेश की ओर चलते हैं तो वहाँ पर शेषाचलम मिलता है। तो ये नेशनल पार्क मैंने जो आपको बताए हैं 50-60 के अराउंड, इन नेशनल पार्क को आप मैप से कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर ओरिएंट ब्लैक स्वान स्कूल एटलस हो तो उसमें वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क की एक लिस्ट आती है।
उससे कर सकते हो। टाइगर प्रोजेक्ट आपको अपडेट करने होते हैं। देन इंडिया में एलिफेंट की संख्या कहाँ पर घट रही है, कोई न्यू स्पीसीज मिल रही है, तो ज़्यादातर आपको क्या करना पड़ता है, जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, अंडमान निकोबार है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। और जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, तो वहाँ पर क्या आपको वेरियस टाइप की जो स्पीसीज़ हैं, जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं, उनकी न्यू डिस्कवरीज हैं, वो वहीं मिलेंगे आपको ज़्यादातर। तो हम ना थोड़ा कॉमन सेंस भी अप्लाई करते हैं, तब भी ज्योग्राफी से अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। ज्योग्राफी क्या है, एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दुनिया की कल्चर, दुनिया के रिचुअल्स, दुनिया के रिलीजन और दुनिया की सिविलाइजेशन इस ज्योग्राफी में समाई हुई है। तो ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि बोरिंग है। ज्योग्राफी को अगर आप पढ़ें इसको मैप के आधार पर, तो मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाऊंगा जिससे आपको ज्योग्राफी के प्रति में इंटरेस्ट जगाऊं, और उसके प्रति आपका इंटरेस्ट जगेगा तो फिर आगे आप अच्छा रिजल्ट भी दोगे। क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, जब तक आप ज्योग्राफी को नहीं समझोगे, तब तक एज ए पॉलिटिक्स में भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि भूगोल को समझना, इतिहास को समझना एक पॉलिटिशियन का काम होता है। तो आज की जो इंडिया के पॉलिटिक्स होती है या पॉलिटिशियंस हैं, तो उनकी तो बात ही क्या करें, आप सबको पता है कि किस तरह की पॉलिटिक्स होती है। उन्हें ना इतिहास मालूम होता है, ना आपके भूगोल मालूम होता है, ना राजनीति मालूम होती है। बस उन्हें क्या है, एक प्रकार से सोसाइटी को मैनिपुलेट करना आता है, बेवकूफ़ बनाना आता है और जुमलेबाजी करनी आती है। ये हिंदुस्तान क्या, दुनिया में ऐसा होता है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर आपके कम हो रहा होगा, लेकिन होता सभी जगह। तो रिचनेस एक इंडियन सोसाइटी की वो क्या, डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी क्या है, आपके भौगोलिक रूप से हमें देखने को। आज मैंने आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर के बारे में समझाने का ट्राई किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजियोग्राफी इंडिया की उसको समझेंगे, उसमें फोर्स कैसे काम करते हैं, थोड़ा वीडियोस के मीडियम से मैं समझाने का ट्राई करूंगा, जिससे आपको हेल्प मिल सके। आज के लिए इतना ही। कितने घंटे की होगी?